हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बलबन के बारे में आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बलबन के सामने सुल्तान बनने के पश्चात क्या क्या समस्याएं आई, और हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बलबन ने क्या क्या कार्य किए और किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था कायम की कि सल्तनत में उसका सर्वोपरि स्थान और दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से आगे संचालित होने लगी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे बलबन ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई नवीन योजनाएं बनाई तथा साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। उसने अनुभव किया कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए सक्षम शासन प्रबंध और कठोर नीति का पालन किया जाना आवश्यक था। अतः उसने रक्त और लौह की नीति का आश्रय लिया। इतिहास में उसकी नीति बहुत प्रसिद्ध है। मध्यकालीन इतिहासकारों में इतिहासकार लेन पुल ने तत्कालीन परिस्थितियों तथा बलबन के द्वारा कठोर नीति का पालन करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षाओं, हिंदुओं का विद्रोह करने के लिए तत्पर रहना, मेवातियों का दिल्ली पर धावे मारना, बिश्तियों को लूटना तथा सीमांत पर मंगोलों के आक्रमणों के मंडराते संकट ने बलबन को कठोर और सचेत नीति का पालन करने के लिए विवश किया। बलबन का शासन प्रबंध, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अब उसने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। ये तो हमने पढ़ा कि उसने कठोर नीति का आश्रय लिया और उस नीति को इतिहास में रक्त और लौह की नीति कहा गया। अब हम देखते हैं कि शासन प्रबंध में उसने क्या क्या सुधार किए, क्या क्या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का प्रशासन अच्छा चलने लगा। बलबन ने शासक बनने के पश्चात अनुभव किया कि उसके समक्ष अनेक समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जिनके निराकरण के लिए उसने सर्वप्रथम एक कठोर एवं सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार स्थापित की। सबसे पहले हम राजत्व संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं। बलबन के समक्ष सर्वप्रथम कार्य सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना था। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि नासिरुद्दीन के अंतिम दिनों में ताज की प्रतिष्ठा बहुत कमी आ गई थी और प्रजा के मन में न तो इसके प्रति श्रद्धा थी और न ही उससे भय। सरकार का भय, जो सुशासन का आधार और राज्य के यश तथा वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा और देश दुर्दशा का शिकार हो गया। बलबन ने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का संकल्प लिया तथा इसी कारण अपना प्रशासनिक दायरा कायम करने का प्रयास किया तथा निरंकुश शासन की स्थापना की। बलबन ने सल्तनत के विरोधी तत्वों का विनाश कर राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया और जिसकी तुलना साधारण जनता से नहीं की जा सकती थी। उसका विचार था कि सुल्तान के अंदर ईश्वर की दिव्य ज्योति है तथा राजत्व के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उसे ईश्वर से विशेष प्रेरणा मिलती है। इसके पश्चात हम देखें कि उसने इसके लिए दरबार में सुल्तान के अभिवादन के लिए सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव, बर्नी, सभी ने उसके इस कार्य को कठोर नियमों के पालन करने का, ताज की प्रतिष्ठा को, कोई भी प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करने और सुल्तान की कठोर नीति के कारण अमीर भी उसके प्रभाव में आने लगे, ये सब बताया। फिर उसने दूसरा कार्य किया, चालीसा मंडल का दमन। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 40 गुलामों को संगठित करके चालीसा मंडल बनाया और ये अत्यंत राजभक्त थे तथा तन मन से सुल्तान और राज्य की सेवा किया करते थे। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी तथा इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय ये अत्यंत शक्तिशाली हो गए और सुल्तानों को बनाने तथा हटाने में वे अपनी विशेष भूमिका निर्धारित करने लगे। ये सदस्य अत्यंत अभिमानी तथा स्वार्थी हो गए और राजा को कठपुतली मात्र समझने लगे। अतः बलबन ने इनका विनाश करके इन्हें नियंत्रित करने का एक प्रयास किया और उनका दमन कर उन प्रजा की दृष्टि में
इनको कंट्रोल करने के लिए साधारण अपराधों के लिए भी इन्हें कठोर दंड दिए तथा कुछ का कूटनीति के द्वारा और शेष का विष देकर सफाया कराया। इस प्रकार बलबन ने कठोर और बर्बर तरीकों से 40 मंडल का नियंत्रण किया। फिर हम बात करें, बलबन ने उलेमा वर्ग की उपेक्षा की। तुर्की राज संस्था धर्म प्रधान थी, जिसमें उलेमा वर्ग का विशेष स्थान था। उलेमा का दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव था, किंतु उसके अनेक सदस्य भ्रष्ट हो चुके थे तथा राजनीति को कलुषित कर रहे थे। बलबन ने ऐसे चरित्र भ्रष्ट धर्म नेताओं को राजनीति से पृथक कर दिया और उलेमाओं का सम्मान तो करता था, लेकिन उनसे परामर्श भी लेता था, परंतु केवल धार्मिक मामलों में। राजनीति में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप के अधिकार को उसने बंद कर दिया, छीन लिया। फिर हम बात करें सुदृढ़ केंद्रीय शासन प्रबंध की, तो हम देखते हैं कि बलबन ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी समझा कि प्रांतीय राज्यों पर भी अंकुश लगाया जाए। यद्यपि बलबन के केंद्रीय शासन के विभिन्न विभागों के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु पहले के समान आरिज ए मुमालिक, दीवान ए इंशा, दीवान ए रसालत और वजीर के पद अभी भी कायम थे। नीति के निर्धारण का कार्य वह स्वयं ही करता था और उसने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी निम्न वंशीय अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। प्रांतीय प्रशासन की ओर बलबन ने विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी कारण उसे अपने शासन काल में अनेक बार प्रांतीय शासकों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अतः बलबन ने प्रांतीय सूबेदारों को कुछ वर्षों के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित करने की नीति अपनाई, ताकि कोई भी प्रांतीय शासक इतना शक्तिशाली न हो सके जो उसके विरुद्ध विद्रोह कर सके। आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर तत्कालीन भारत में मौजूद हिंदू जनता थी, उनके प्रति बलबन की क्या नीति रही। यद्यपि बलबन ने उलेमाओं को राजनीति से अलग कर दिया था, किंतु इससे भारतीय हिंदू जनता की स्थिति पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। हिंदुओं की स्थिति सल्तनत काल में कभी भी अच्छी नहीं रही और हिंदुओं की स्थिति बलबन के शासन काल में भी अच्छी नहीं थी। उसके हिंदुओं के प्रति विचारों पर प्रकाश डालते हुए बर्नी उन्हें कुफ्र की जड़ बताता है। आगे हम बात करें कि बलबन की सेना कैसी थी, तो शक्तिशाली सेना की बात हम करते हैं। बलबन अत्यंत योग्य शासक था और वह इस तथ्य से परिचित था कि उसके साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार तभी संभव है जबकि उसके अधीन अत्यधिक शक्तिशाली सेना हो। अतः उसने शक्तिशाली सैन्य संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। सेना का सर्वोच्च अधिकारी इमाद उल मुल्क को बनाया गया। नवीन प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तैयार करवाया गया तथा सेना में भर्ती के कठोर नियम बनाए गए। इसके अतिरिक्त उसने पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा अनेक नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, ताकि दुश्मनों का कुशलतापूर्वक सामना किया जा सके। ऐसे दुर्गों में कंपिल, पटियाली आदि के दुर्ग थे और दुर्गों की सुरक्षा के लिए चुने हुए योग्य सैनिक नियुक्त किए गए तथा दुर्गों में पर्याप्त मात्रा में रसद का भी इंतजाम किया गया। इसके अतिरिक्त उसने एक अन्य प्रमुख कार्य भी किया। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने अपने शासन कालों के दौरान अनेक योद्धाओं को जागीरें दी तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता प्राप्त की जाती थी। उसने इस प्रथा को बंद कर दिया और ऐसे जागीरदारों की जागीरों को छीन लिया। इस नीति का उद्देश्य जागीर प्रथा के स्थान पर नगद वेतन देकर सैनिकों की भर्ती करना तथा सेना की शक्ति में वृद्धि करना था। आगे हम बात करते हैं कि बलबन के शासनकाल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। विशाल साम्राज्य पर निरंकुशता पूर्वक शासन करने के लिए सक्षम गुप्तचर व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक था। अतः बलबन ने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा उसको कुशल बनाने में उसने अपार धन खर्च किया। सरकारी गुप्तचर देश के विभिन्न भागों में नियुक्त थे तथा वहां की प्रमुख घटनाओं की सूचना सुल्तान को भेजते थे।
उनको आकर्षक वेतन दिया जाता था तथा उन्हें अन्य पदाधिकारियों एवं सेना नायकों के आधिपत्य से मुक्त रखा जाता था। किसी गुप्तचर द्वारा ठीक से काम न किए जाने पर उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। बलबन के समय में गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था। आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि बलबन के शासन काल में न्याय व्यवस्था कैसे थी। बलबन अत्यंत न्यायप्रिय शासक था, इसलिए उसने निष्पक्ष और कठोर न्याय व्यवस्था की स्थापना की। न्याय करते समय वह किसी और बात का ध्यान नहीं रखता था। अपराध करने पर बड़े से बड़े अधिकारी को भी दंडित किया जाता था। उसका शासन शक्ति और न्याय के गुणों पर आधारित था। इतिहासकार बर्नी उसकी न्याय प्रणाली की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। आज हम इतनी बात करेंगे। आगे के वीडियो में हम गयासुद्दीन बलबन भाग तृतीय में हम देखेंगे कि बलबन सुल्तान के रूप में और क्या क्या कार्य करता है। आज के लिए इतना।